फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एडुजोल प्लस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी के क्लास में फिजिक्स की क्लास लो कर रहे हैं और फिजिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं वो फिजिक्स यदि आप नीट के स्टूडेंट्स हैं या आप IIT JEE का मेंस और या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या +2 का आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या CBSE के स्टूडेंट्स हैं, तो इन हर एग्जामिनेशन के लिए आपको ये हमारा कोर्स काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में और आपके सिलेबस को सोल्व करने में। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर देखेंगे और वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, अपने नॉलेज को अच्छा गेन करने के लिए और बेसिक कंसेप्ट अपने कंसेप्ट को बेसिक को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये वादा करता हूँ कि आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस का मैं कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिना चार्ज का। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट करके जो भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। इसीलिए आप चाहते हैं कि हमारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो और अपने ज्ञान को आप बढ़ाना चाहते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, तो आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और उसका लाइक करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है चार्ज के, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज कैसे बनता है। तो उसमें मैं एक बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि चार्ज मुख्यतः दो चार्ज के जो होते हैं मुख्य दो भाग होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब जब कोई भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स का मतलब ये होता है कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना उस पर नेगेटिव चार्ज है। इसलिए जब दोनों को सम निकालेंगे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, जब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हम जब ऐड करते हैं तो ऐड करने पर वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू इक्वल होता है, इसलिए उसका वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बॉडी न्यूट्रल, क्या होता है कि बॉडी चार्ज के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल ही होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होता है जिसके इसमें चार्ज मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जैसे हम कोई बॉडी ऐसे मान लो कि प्लास्टिक है, ये हमारे हाथ में एक क्लॉथ है, ये क्लॉथ और प्लास्टिक दोनों अभी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर है, यानी कि तो ये दोनों के चार्ज इक्वल है। लेकिन जैसे ये दोनों बॉडी को आपस में हम रब्ड करेंगे तो रब्ड करने के बाद एक में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दूसरे में करता है। तो सपोज करो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करेगा, तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर है, लेकिन जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन का संख्या कमेगा इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ गया, और जब प्रोटॉन बढ़ गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस प्रकार से चार्ज की हम प्रॉपर्टी बताएगी चार्ज और दो प्रकार के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकल गया। अब जब सेम चार्ज के दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे अब तो हम पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, लेकिन वो फोर्स जो होगा वो मुख्य रूप से रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि सेम चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसी प्रकार बताया था मैं कि चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए किसी भी सिस्टम का चार्ज जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड रहता है। तीसरी बात जो मैं प्रॉपर्टी में बताया था वो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होता है। मान लो कि किसी बॉडी में ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन है, यदि इसमें नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स है, अब यदि हम इस बॉडी का टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं तो टोटल चार्ज निकालने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा यहाँ पर हमारा चार्ज का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इस बॉडी का चार्ज होगा। तो एलिमेंट्री ऑफ चार्ज से क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से जो हमने कॉन्सेप्ट निकाला था क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, इसको हिंदी में बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, चार्ज इसको बोलते हैं हिंदी में आवेशों का क्वांटीकरण। ये आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? व्हाट डू मीन बाय क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण का मतलब है कि किसी भी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन मल्टीपल में होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा, यदि उस बॉडी के हम यदि चार्ज निकालना चाहेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से नंबर ऑफ जितना इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका बॉडी का चार्ज निकलता है। जैसा मान लो कि इसमें हम टोटल चार्ज निकालते हैं तो Q टोटल बॉडी का चार्ज है, Q इक्वल टू हम लिखेंगे Ne, यानी कि n मतलब एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब चार्ज होता है, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। हेयर n इक्वल टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई है, ये है एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको बोलते हैं एकांक आवेश, एकांक आवेश के नाम से इसको जानते हैं। एकांक मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखो यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और यहाँ पर लिखते हैं हम न्यूट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम्स के मुख्यतः 3 फंडामेंटल कणस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कोई भी बॉडी एटम से बना हुआ है, और एटम जब भी होगा तो इसका मतलब उसमें 3 कण मुख्य रूप से, अन्य कण भी हैं लेकिन 3 मुख्य रूप से है, ये होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, और तीसरा को बोलते हैं लोग न्यूट्रॉन। ये 3 जो है इसके कण है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, ये चार्ज की बात हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ये होता है। उसी प्रकार से प्रोटॉन का मास लेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। उस तरह से न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। यहाँ पर ये हम चार्ज पार्टिकल्स लिखते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स, आवेशित कण, आवेशित कण है, ये चार्ज है, ये इसका आवेश है, कितना आवेश होगा सो, और इसका मास देते हैं, ये मास यानी कि इसका द्रव्यमान होगा ये। इसमें हम 3 चीज देखते हैं, ये टेबल के माध्यम से हम लोग 3 चीज को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको ये दिखाया जा सकता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कोई भी बॉडी बना हुआ है, एटम्स, एटम सबसे फंडामेंटल बॉडी होता है, फंडामेंटल थिंग्स होता है। तो वो एटम्स के 3 पार्ट्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा प्रोटॉन होगा, तीसरा न्यूट्रॉन होगा, यानी कि हिंदी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। अन्य पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन 3 मुख्य फंडामेंटल्स हैं। जैसे इसका आवेश देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो भी इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी कि माइनस में 19 कूलम, और ये प्रोटॉन का आवेश सेम होगा लेकिन यहाँ पर प्लस में होगा। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जैसे इसका मास की बात करेंगे तो ये होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, इसका मास, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का मास की हम बात करें ये होता है। इसी प्रकार से हम प्रोटॉन की मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है आपको 1.67 × 10⁻27 kg। उसी प्रकार से न्यूट्रॉन की मास, तो न्यूट्रॉन का मास होता है अप्रोक्सीमेटली 1.67, यानी कि लगभग जो होता है अप्रोक्सीमेटली जो होता है इतना ही होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों इक्वल होता है। लेकिन कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि प्रोटॉन का मास स्लाइटली इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। इसलिए कभी कभी हम जब मास नंबर निकालते हैं तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो मास नंबर चेंज कर जाता है। ये इसके कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि इस पर आधारित न्यूमेरिकल जब होगा तो उस न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको समझने के लिए चार्ज ये आवेश की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल चीज तो समझना ही पड़ेगा कि फंडामेंटल की चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले जो एटम्स के जो फंडामेंटल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके कितने चार्ज हैं, उसके कितने मास होते हैं, ये इसके बेसिक चीज है। ये बेसिक चीज को समझने के बाद ही हम आगे का क्वेश्चन करने में हमें काफी आसानी महसूस होगा, और काफी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको समझे बिना और इसको लर्न किए बिना इस पे आधारित क्वेश्चन कुछ होते हैं, एनसीईआरटी की बुक में हो या एस एल अरोड़ा का बुक में हो या एस सी वर्मा का क्वेश्चन आप कर रहे हैं,
या आप एक्स्ट्रा पब्लिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी के भी क्वेश्चन आप करेंगे या दिनेश प्रदीप किसी का बुक्स यदि फॉलो कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपकी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश, प्रोटॉनिक आवेश और न्यूट्रॉन का आवेश, यानी कि चार्ज याद रखना है। इसके साथ साथ इसके मास कितने होते हैं ये मास भी याद रखना है, और इसी के माध्यम से जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो इस पर आप देखते हैं कि हम लोग क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज पर क्या क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैसा क्वेश्चन इस पर हो सकता है। आप किसी भी बुक को फॉलो करें, मैं जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ उस कंसेप्ट को समझकर आप किसी भी बुक से, या तो आप एनसीईआरटी से, एच.सी. वर्मा की बुक से, या आप एस.एल. अरोड़ा को जो सीबीएसई बोर्ड की अच्छी बुक है एस.एल. अरोड़ा का बुक से, या आप चाहे तो ये प्रदीप की बुक आती है प्रदीप की बुक से, या दिनेश का बुक से, या आप महेश जैन जो एशियन पब्लिकेशन में अच्छे राइटर्स हैं उनके बुक से, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो अच्छे IIT के लिए जैसे फिट जी है, जो ये कोचिंग है, चाहे नीट के लिए कोई भी अच्छे कोचिंग के जो गाइड्स हैं या जो उसके जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उस स्टडी मटेरियल से आप ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पर आधारित क्वेश्चन क्या हो सकता है, यानी क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज के पर, क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज पर यानी कि आवेशों के क्वांटीकरण पर किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। numerical based on quantification of charge, आवेशों के क्वांटीकरण, आवेशों के क्वांटीकरण पर आधारित प्रश्न, इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। पर आधारित प्रश्न, यानी कि इस पर कौन कौन से क्वेश्चन प्रश्न आधारित हो सकते हैं, इस पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा हेडिंग है, यानी कि आवेशों के क्वांटीकरण पर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ the 5 electrons are present in a body, then find the charge of the body, charge of the body। यदि किसी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका आवेश ज्ञात करें, आवेश ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। इस पर हम कैसे, ये क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। इफ द 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए बॉडी देन फाइंड द चार्ज ऑफ द बॉडी, यदि किसी वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसमें कितना बॉडी का चार्ज क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज में यूनिटरी इलेक्ट्रॉन के चार्ज निकालते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, हम जानते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया है ये 5 दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें। इसलिए क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल से वी नो दैट हम जानते हैं कि जो क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज है Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है। N का मतलब क्या होगा, 5 × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, कितना कूलम हो गया 1685, यानी कि 8 × 10⁻19 कूलम। ये हमारा मेन इसका आंसर है। ये आपको क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज पर आधारित क्वेश्चन है। जब इसमें क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि बेसिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या बोर्ड के पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड के पेपर के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि बिहार में और यूपी के बोर्ड में या सीडीएस में भी
बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो इस केस में इस प्रकार के क्वेश्चन जो होगा आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि कैसे इसको बनाना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा आपको, और एलिमेंट्री चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस, विदाउट लर्निंग इट यू कैन नॉट एबल टू find any types of value which have been asked in your questions. So you must have learned it. It is very important point for you. यह में चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, उसके मास क्या होते हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो कूलम्ब्स के लॉ से जो वहाँ पर पूछा जा सकता है। इससे दूसरा क्वेश्चन कैसे ढूंढेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, if the charge of a body is 9.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, then find the number of electrons. Find the number of इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी वस्तु का आवेश 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? संख्या ज्ञात है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का जो चार्ज है, यहाँ पर चार्ज मतलब चार्ज ऑफ द बॉडी, यानी इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, वस्तु का जो आवेश है दे दिया है, हमें इसमें पूछा जा रहा है कि कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी क्वेश्चन से यह है कि बॉडी का जो चार्ज जो है ये आपको है 6.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं। एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर एन ही होता है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से हम जानते हैं कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू क्या होता है, एन। तो Q का वैल्यू कितना दिया आपको 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इक्वल टू एन इंटू में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इधर ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये से कट गया, ये से कट गया, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 6, यही हमारा यहाँ पर आंसर है। तो ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पर जो भी क्वेश्चन होंगे आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पे पूछा जा सकता है, या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो इसमें से इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो कितने चार्ज बनेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको वो एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आसानी से उस बॉडी का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक जो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज यानी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज के गुण पर आधारित प्रश्न है, यानी कि न्यूमेरिकल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आपको एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, Q इक्वल टू एनी। इसी फॉर्मूला से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगली टॉपिक में हम लोग देखेंगे वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ क्या है? ये कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट, एक फिजिस्ट का नाम है। कूलम्ब्स ने चार्ज के बारे में स्टडी किया और उस पर आधारित एक थ्योरी दिया।
जब कूलम्ब साहब ने जब स्टडी कर रहे थे तब स्टडी करने के दौरान उन्होंने देखा कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स है, दो चार्ज पार्टिकल्स किसी सर्टेन पोजीशन पर प्लेस रखा हुआ है, तो उस परिस्थिति में उस चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एक्सर्ट करता है। वो फोर्स किसी भी नेचर का, यानी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि ये फोर्स या तो रिपल्सिव हो सकता है या अट्रैक्टिव हो सकता है। यानी कि फोर्स या तो आकर्षित हो सकता है, आकर्षक फोर्स हो सकता है, या विकर्षक फोर्स हो सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब जी ने कहा कि सपोज करो कि दो चार्ज पार्टिकल्स हम लेते हैं, एक Q1 ये और दूसरा चार्ज पार्टिकल्स कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर यहाँ पर ले लेते हैं, ये Q2 है, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस जो आपका है R है। तो ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने कहा कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे को या खींचेगा या दूसरे को दूर करेगा, रिपेल करेगा, या अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को खींचेगा। तो जब ये दो चार्ज पार्टिकल्स एक सर्टेन सेपरेशन से, एक सर्टेन डिस्टेंस से यदि सेपरेटेड रहेगा, तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। यानी कि ये फोर्स एक्सर्ट करता है। कौन फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पहला है। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ये है क्या? इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स मतलब स्थिर फोर्स बल, यानी कि दो स्थिर आवेश के बीच में लगने वाले एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। यानी कि दो जब स्थिर चार्ज, दो यदि चार्ज प्लेस्ड है इन रेस्ट पोजीशन में, तो उन आवेश यानी कि उन चार्जों के बीच में जो एट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, वही फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यहाँ पे इसका डिफाइन करेंगे, द फोर्स which is exerted between the force which is exerted between two charged particles is called electrostatic force. तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, ये कोई भी नेचर का हो सकता है, या तो एट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ये फोर्स के दो नेचर हो सकते हैं, एट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। ये दो एट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। यहाँ पर एट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, ये फोर्स का नेचर। ये दो फोर्स हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। इन्होंने कहा कूलम्ब्स लॉ में जो कहा गया, ये कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पर जो लॉ जो है, ये लॉ क्या है? यानी कि दो, हिंदी में इसको हिंदी में देते हैं, दो या अधिक स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। यही है विद्युत स्थैतिक बल। अब इसी पर इन्होंने एक लॉ दिया। लॉ क्या है ये? यानी कि नियम। ये नियम क्या है? कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to the Coulomb's law,
according to the Coulomb's law, the electrostatic force यानी कि एट्रैक्टिव या रिपल्सिव according to the Coulomb's law, the electrostatic force exerted between two charged particles is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the separation between यानी कि कूलम के नियम के अनुसार कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत स्थैतिक बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के तो कूलम्स लॉ के अनुसार कूलम्स के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत स्थैतिक बल, ये बल या तो आकर्षित हो सकता है या विकर्षित हो सकता है। आकर्षक या विकर्षक बल होगा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए कूलम्स ने बताया कि दो चार्ज पार्टिकल्स लेंगे, एक चार्ज पार्टिकल्स Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल्स Q2। ये Q1 और Q2 के बीच में ये डिस्टेंस होगा R होगा। तो ये जो फोर्स जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के सेपरेशन यानी कि R के स्क्वायर का। जैसे यहाँ पर F ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा तो इक्वल टू आएगा, यहाँ पर लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर जो here K is proportional constant यहाँ के समानुपाती नियतांक है। K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई
इप्सिलन नॉट जी कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो सबसे इसमें 2-3 पॉइंट जो है आपको इम्पोर्टेंट रखना है। तो पहले तो ये हम इसको जो फोर्स का जो फार्मूला है ये लिख सकते हैं, F = K के जगह पर पुट कर सकते हैं 1/4 इप्सिलन नॉट Q1 Q2 R²। और यहाँ पर यूनिट ऑफ, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये यूनिट ऑफ K, तो K इज यूनिट ऑफ K इज आ जाएगा यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसी प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायमेंशन, यहाँ पर लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ K का डायमेंशन, यानी कि K का विमा, K का विमीय सूत्र। तो K का विमीय सूत्र जो निकालना होगा, तो देखो यहाँ पर इसका यूनिट आपको मालूम है, यूनिट ऑफ K ऐसा यूनिट ऑफ K है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है और इसका जो विमीय सूत्र होता है m/L(T)⁻², यह है L⁻²। और इसका जो होता है I/T, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये पूरा इसका विमीय सूत्र होगा, चलेगा m(L)3 T⁻², नीचे में लिखेंगे तो आ जाएगा I/2 ये पूरा विमीय सूत्र जो निकालेगा m(L)3 T⁻, ये -2, ये -2 जगह तो -4 I/2, इसका ये विमीय सूत्र होगा। तो जब आपको यहाँ पर K का डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, तो आपको याद रखना है कि m(L)3 T⁻⁴ I/2 होता है और इसका डायमेंशन K होता है। इसमें एक चीज और याद रखना है आपको, यहाँ पर जो इप्सिलन नॉट जो है, इप्सिलन नॉट बोलते परमिटिविटी, ठीक है। यहाँ एक चीज याद रखना है, अगला पॉइंट में ये थर्ड इप्सिलन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी, इसका जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू ये होता है। इसका यदि डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालेंगे तो यूनिट ऑफ इप्सिलन नॉट, या इसको ऐसे भी हम लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो इसका यूनिट होता है, ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और डायमेंशन जो होता है इसका, यहाँ पर लिख सकते हैं आप अबाउट इप्सिलन नॉट के बारे में, ये हो गया। तो यहाँ पर जो इप्सिलन नॉट का जो डायमेंशन, जो इप्सिलन नॉट का जो आपका यूनिट होगा ये होगा, और वह जो डायमेंशन ऑफ इप्सिलन नॉट इज, यदि इप्सिलन नॉट का आप डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो इसका उल्टा, यानी कि इसका जो है इसका इन्वर्स होगा इसका डायमेंशन। इन्वर्स का मतलब जहाँ पर पावर प्लस वहाँ पर माइनस कर दीजिए। m का पावर यहाँ पर +1 है, तो आ जाएगा m की पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4, I के पावर -2, ये इसका डायमेंशन है। जो इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके अगले बात को देखेंगे, इसलिए आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन मतलब कि नेक्स्ट आपको वीडियो प्रोवाइड हो और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे पाऊँ, इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।